नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक का जो हमारा टाइटल है वो है नरसंहार या जिनोसाइड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों, जिनोसाइड जो होती है वो एक ऐसी घटना होती है जिसमें मानवता की हत्या होती है। चाहे वो इतिहास में कहीं भी किसी भी जगह घटित हुआ हो, लेकिन उसमें अगर किसी की हत्या होती है तो मानवता की होती है। क्योंकि दोस्तों, जब भी कहीं जिनोसाइड होता है तो वहाँ पे लोगों का बहुत बड़े स्तर पे लोगों की हत्या की जाती है जानबूझकर, या तो किसी समुदाय विशेष के प्रति कोई घृणा के भाव से, या उनके नफ़रत के कारण, या कोई भी एक आपका चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, कल्चरली हो, या आपकी उनकी विचारधारा ना मिलती हो, किसी भी वजह से जब एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को जो है जब मार दिया जाता है बहुत बड़े स्तर पे, तो उसको नरसंहार का नाम दिया जाता है। आपने बहुत से जिनोसाइड के नाम सुने होंगे, जैसे आर्मेनियन जिनोसाइड, साथ में ज्यूज़ जो थे उनका कितने बड़े स्तर पे नरसंहार करवाया हिटलर ने, ये सब आप लोगों को मालूम है। तो अब ये वापस चर्चा में इसलिए है क्योंकि दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी ने जो है 2 अलग-अलग नरसंहार के केस में जो है माफ़ी मांगी है। फ्रांस ने अभी 1-2 दिन पहले माफ़ी मांगी है, और फ्रांस के ही बाद जो है जर्मनी ने माफ़ी मांगी है। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना के आप लोग को जानकारी दे दूँ। फ्रांस ने दोस्तों दरअसल 1994 में जो अफ्रीका में एक देश है रवांडा, वहाँ पे एक नरसंहार हुआ था जिसमें 8 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा गया था, जो कि तुत्सी समुदाय के थे। और ये तो सिर्फ आधिकारिक आंकड़ा है दोस्तों, लेकिन जो लोग वहाँ बताते हैं वो कहते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग मार दिए गए, और कई लोगों तक की तो बॉडी आज तक मिली ही नहीं। तो इस वजह से जो है ये एक बहुत बड़ा नरसंहार था, जिसमें ये कहा जाता है कि फ्रांस का इसमें रोल ये था कि फ्रांस अगर चाहता तो उस समय जो है वक्त रहते वो उन लोगों की जान को बचा सकता था, लेकिन फ्रांस ने ऐसा करने से अपने आप को रोके रखा और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स थी उसको इग्नोर कर दिया। क्योंकि दोस्तों, उस समय जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो ये माना जाता था कि फ्रांस के कंट्रोल में पूरी तरीके से थी, और अगर फ्रांस चाहता तो वो गवर्नमेंट एक अच्छा एक्शन लेती जिसकी वजह से वहाँ पे जो हत्याएं और होनी रहती वो टल जाती। लेकिन फ्रांस ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और जो एक्शन लिया वो इतनी देर से लिया कि उस एक्शन के लेने से बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं हुआ। और अंत में ये हुआ कि रवांडा में जो हुतू जो मेजॉरिटी समुदाय था, उसने तुत्सी माइनॉरिटी समुदाय के ऊपर बहुत अत्याचार किया, और साथ ही साथ उनको एक बहुत बड़े लेवल पे उनका मर्डर किया। तो इसकी अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएं तो हम लोग को पता चलता है कि रवांडा जो है वो पहले कॉलोनी था फ्रांस, और थोड़ा सा कुछ उस पर असर था जर्मनी का। लेकिन जब रवांडा आज़ाद हुआ 1950 के आसपास में, तो वहाँ पे अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए जर्मनी के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिससे इनमें मतभेद पैदा किया गया। वहाँ की जो एथनिक 2 बड़े एथनिक ग्रुप थे, यानी कि हुतू और तुत्सी, तो इनमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करवाया गया। और जो माइनॉरिटी की जो तुत्सी एथनिक ग्रुप था उसमें से एक लीडर को वहाँ का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना दिया गया, ताकि वो उस देश पे राज करें, जो कि वहाँ की मेजॉरिटी हुतू समुदाय को मंजूर नहीं था। जिसके बाद वहाँ पे एक लोअर लेवल पे बहुत से दंगे हुए, और फिर भी वहाँ उस दंगे में 6 से 7 हज़ार लोग मार दिए गए। इसके बाद हुतू में बढ़ते विद्रोह के कारण हुतू समुदाय ने अपने में से ही एक को लीडर चुना और देश पे राज करने के लिए उसको ज़िम्मेदारी सौंपी, ताकि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है हुतूस की, वो इस बात से संतुष्ट हो सके और किसी तरह ये दंगे भी रुकें। बाद में क्या हुआ कि उनके लीडर के चुने जाने के बाद ये दंगे तो रुके, लेकिन इनके जो बीच में जो मतभेद था वो लगातार बढ़ता गया। और वो लगातार बढ़ते-बढ़ते जब 1994 में जब हुतू के ही एक लीडर जो उस देश पे गवर्न कर रहे थे, जब एक प्लेन एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है, तो ये समझा जाता है कि इनकी मौत के पीछे जो है वो तुत्सियों का ही हाथ है। जिसके बाद एक मास लेवल पे जो हुतू समुदाय होता है वो घर से बाहर निकल के तुत्सी समुदाय के लोगों को मारना शुरू कर देता है। और अब इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि कहा जाता है कि 5 लाख से ज़्यादा महिलाओं का वहाँ पे रेप हुआ, और उनके जो जेनिटल पार्ट्स थे उनको म्यूटिलेट किया गया, यानी उनको काटा गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा क्रूएल था। ये विभत्स मंज़र को आप सोच के भी
आपको सिहरन सी पैदा हो जाएगी। इस तरीके से वहाँ पे लोगों को काटा गया था। और इस चित्र में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फ्रांस की जो जीप है वो हुतू विद्रोहियों के साथ बगल से बगल में चल रही है, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उस समय फ्रांस की क्या मेंटेलिटी थी इस विद्रोह को दबाने में। और ऊपर आप देख सकते हैं कि स्कल के भंडार जो उस समय तुत्सी समुदाय के लोगों के स्कल हैं। ये तो एक आप छोटा सा नज़रिया देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत से वहाँ की ऐसी फ़ोटोज़ हैं जो कि आदमी जनरली देख भी नहीं सकता है। इसके बाद चलिए अब हम लोग बात करते हैं जर्मनी की, कि आखिर जर्मनी ने किस जिनोसाइड के लिए जो है माफ़ी मांगी है, उसके ऊपर भी चलिए हम लोग बात करते हैं। जर्मनी की भी अपनी एक कॉलोनी जो है वो नामीबिया में पड़ती थी। नामीबिया जो कि जो आपका अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके साउथ में पड़ता है, और नामीबिया के बगल में ही जो है वो बोत्सवाना देश है। और बोत्सवाना में ही फेमस जो कालाहारी डेजर्ट है अफ्रीका का वो वहीं पाया जाता है, और उसकी थोड़ी सी बाउंड्री जो है वो नामीबिया के साथ लगती है। तो नामीबिया में दो जो है प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती थी और अब भी मौजूद हैं, जिनमें एक थी हेरारो और दूसरी जो थी वो नामा थी। तो हेरारो और नामा जो थी वो उस समय, चूँकि आपका जो नामीबिया है वो उस समय कॉलोनी थी जर्मनी की, तो जर्मनी से वो आज़ादी के लिए उन्होंने जर्मनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। आप इसकी बिल्कुल जो है आप ऐसा समझ सकते हैं जैसा कि ब्रिटिशर्स ने जब भारत में कब्ज़ा किया तो यहाँ की जनजातियों और यहाँ के जो किसानों ने जिस तरीके से विद्रोह किया था, उसी हिसाब से वहाँ की जनजातियों ने भी वहाँ की स्थानीय जो भूमि है और वहाँ की जो संपत्ति है उसके कब्जे के विरुद्ध में जो है जर्मनी के खिलाफ जो है विद्रोह किया, जिसको जर्मनी ने मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू बहुत बुरी तरीके से दबाया। शुरुआत में उन्होंने हेरारो जो जनजाति थी उनको 65,000 के करीब में उनको ख़त्म किया, और उसके बाद जब उनका साथ देने के लिए नामा जनजाति आई तो नामा जनजातियों के भी कहा जाता है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की हत्या जर्मनी ने की। तो इसके बाद जो है 1915 में जर्मनी ने इनको जो है स्वतंत्र कर दिया था। लेकिन दोस्तों ये कहा जाता है कि इसका दाग जो है कभी भी जर्मनी के इतिहास से मिटा नहीं, और जिसके लिए जर्मनी के ऊपर नैतिक रूप से लगातार प्रेशर बनाया जाता था कि आपको इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी ही चाहिए कि आपकी वजह से इतना बड़ा नरसंहार हुआ। तो अब 5 साल से ये कवायद बहुत तेज़ी से चल रही थी, जिसके बाद जाके जो है अब जर्मनी ने जो है आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वो इसके लिए जो है माफ़ी मांगता है। लेकिन दोस्तों माफ़ी मांगने में ध्यान रखिएगा कि वहाँ की जो प्रमुख एंजेला मार्केल हैं वो नहीं माफ़ी मांगेंगी। माफ़ी जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं वो माफ़ी मांगेंगे, जो कि नामीबिया की संसद में जाके वहाँ के लोगों से इसके लिए माफ़ी मांगेंगे। साथ ही साथ जर्मनी इसके लिए जो है नामीबिया में जो है वो 1.3 बिलियन डॉलर्स का जो है वो निवेश भी करेगा एक कंपनसेशन के तौर पे, और ये निवेश जो है वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएगा और वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके जन कल्याण के लिए लगाएगा। तो दोस्तों चलिए अब थोड़ा सा मैप पे भी लोकेशन को देख लिया जाए, दोनों लोकेशंस हैं कहाँ। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत, और इसके वेस्ट में आप देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही जो आपको रेड से आपको जो दिखाई दे रहा है मार्क, वो है आपका रवांडा। इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखा जाए, ये दोस्तों ये है रवांडा, और रवांडा के नीचे आप देख सकते हैं बुरुंडी है, और बुरुंडी के नीचे फेमस जो है वो विक्टोरिया लेक है बुरुंडी के बगल में ही। और नीचे आप देख सकते हैं नामीबिया है साउथ में। नामीबिया पे भी थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो दोस्तों जाने से तो ये नामीबिया है डू लाइक और बोत्सवाना। तो दोस्तों ये है लोकेशन, इसको ज़रूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।